बच्चे, पाठक केमिस्ट्री कॉलेज में तुम्हारा स्वागत है। पीछे हम डिस्कस कर रहे थे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। उसमें मैंने तुम्हें काफ़ी सारी बातें बता रखी है। इसके लिए तुम पीछे वाले लेक्चर में जाओ, उसको देखो, समझो। अब मैं उससे आगे डिस्कस करने जा रहा हूँ। उसमें हमने तुम्हें बहुत सारी बातें बता रखी है, वो पढ़ोगे तो तुम्हारे समझ में आ जाएगा। ये तभी समझ में आएगा जब तुम पीछे देख चुके होगे, अन्यथा ये फिर तुम्हारे समझ में नहीं आएगा या कम आएगा, तो तुम्हारी प्रॉब्लम वहीं की वहीं रह जाएगी। इसीलिए तुम पीछे वाले लेक्चर को ज़रूर देखो और साथ में लेक्चर और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करो। अब हम क्या डिस्कस कर रहे थे? लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो उसमें मैंने तुम्हें बता रखा है कि उसमें 4 ब्लॉक बन गए थे। 4 ब्लॉक कौन से बन गए थे? एस ब्लॉक बन गए थे, पी ब्लॉक बन गए थे, डी ब्लॉक बन गया था और एफ ब्लॉक बन गया था लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में। अब जब 4 ब्लॉक बन गया था तो क्यों बना था? इसलिए बना था कि जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे है और हर ग्रुप में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा था वो अपने ग्रुप के अकॉर्डिंग जा रहा था। इसलिए ग्रुप प्रॉपर्टी टैली भी कर रही थी। पीरियड बदल रहा था पर ग्रुप प्रॉपर्टी टैली हो रही थी। और इस तरह जो लास्ट इलेक्ट्रॉन यदि एस ऑर्बिटल में जाके एकोमोडेट होता था तो वो वाले ग्रुप एस ब्लॉक के हो गए। यदि वो लास्ट इलेक्ट्रॉन पी वाले ऑर्बिटल में जाके एकोमोडेट हो रहा था तो ऐसे जो एलिमेंट्स हुए वो पी ब्लॉक के एलिमेंट हो गए। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जाके एकोमोडेट हो रहा था तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट हो गए। और यदि वो एफ में जाके एकोमोडेट हो रहा था तो एफ ब्लॉक एलिमेंट हो गया वो। तो इस तरह 4 हमारे ब्लॉक बन गए लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के। पीरियड उतने ही रहे, फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड, सेवेंथ पीरियड। पीरियड साथ ही रहे। ग्रुप हमारे 18 हो गए। इस सब के बारे में मैं तुम्हें बता चुका हूँ, इसलिए उसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। अब हम बारी बारी से, जब हमने लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बनाया तो उसका मकसद मैं शुरू से बता रहा हूँ कि ये जो साइंटिस्ट थे, जो केमिस्ट थे, जो फिजिसिस्ट थे, वो एक साथ ही जानना चाह रहे थे कि सारे एलिमेंट्स एक जगह रखे जाएं और उनकी प्रॉपर्टी के बारे में एक ही जगह हमें मिल जाए कि उनकी प्रॉपर्टी क्या है। सिमिलर वाले कौन से हैं, डिसिमिलर वाले कौन से हैं, बीच के कौन से हैं। तो इसीलिए पीरियोडिक टेबल की ज़रूरत थी और बहुत लंबे अरसे के बाद ये पीरियोडिक टेबल इस फॉर्म में आया। किस फॉर्म में आया? तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में आया। अब हमारे पास एस ब्लॉक बन गया, पी ब्लॉक बन गया, डी ब्लॉक बन गया, एफ ब्लॉक बन गया। तो अब हम बारी बारी से इसका जनरल प्रॉपर्टी जानना चाहते हैं कि ये जो एस ब्लॉक एलिमेंट हैं उनके क्या प्रॉपर्टीज होंगे। तो पहले ये देखो, एस ब्लॉक का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा? सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि अगर हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानते हैं तो हमें ग्रुप की पहचान करने में दिक्कत नहीं होगी, ब्लॉक पहचान करने में दिक्कत नहीं होगी। तो जो एस ब्लॉक एलिमेंट है उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS122 है। N इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और यही इसका पीरियड होगा। इफ़ N इज 1 तो फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट होगा, इफ़ N इज 2 तो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट होगा, इफ़ N इज 3 तो थर्ड पीरियड का एलिमेंट होगा, इफ़ N इज 4 तो फोर्थ पीरियड का, एंड सो ऑन। तो ये इसका जनरल। अब उसमें फर्स्ट ग्रुप होगा या सेकेंड ग्रुप। तो इफ वन इलेक्ट्रॉन इज देयर देन इट इज फर्स्ट ग्रुप,
इफ 2 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर देन इट इज सेकेंड ग्रुप। तो ये हो गया कि भाई ग्रुप को हमने आइडेंटिफाई कर लिया। कैसे आइडेंटिफाई किया? तो उसके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देख के हमने उसका पीरियड डिसाइड किया, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को देख के, ऑर्बिटल को देख के हमने उसका ग्रुप डिसाइड किया। कहने का मतलब कि अगर हमारे को कोई एटॉम मिलता है, किसी एलिमेंट का हमें एटॉमिक नंबर बता दिया जाता है, तो हम उसको अब पीरियडिक टेबल में देख सकते हैं, या हम उसको पीरियडिक टेबल में फिक्स कर सकते हैं कि ये किस पीरियड और किस ग्रुप का एलिमेंट है। तो ये हो गई, इसीलिए हमें जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत है। अब ये हो गया। इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 13 एलिमेंट्स हैं। एस ब्लॉक में 13 एलिमेंट्स हैं। अब यदि हम इन 13 एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज़ के बारे में इकट्ठे जान लें तो हमारे लिए तो आसान हो गया कि भाई हमने एक ही जगह उनके प्रॉपर्टीज़ को जान लिया। तो एस ब्लॉक एलिमेंट के प्रॉपर्टीज़ क्या होंगे अब वो तुम जानो। तो पहला है कि दे आर सॉफ्ट मेटल। ये जो है ये क्या है? ये सॉफ्ट मेटल है। सॉफ्ट मेटल का मतलब समझो, सॉफ्ट क्या होता है? अगर तुम चाकू से इनको काटोगे तो ये कट जाएंगे। इसका मतलब सॉफ्ट। तुम सब्जी काटते हो, सब्जी सॉफ्ट है इसलिए चाकू से कट जाता है। तुम नाखून से इनको खरोचोगे तो इसमें खरोच आ जाएगी, पर कभी भी नाखून से इनको खरोचना मत, क्योंकि सोडियम तो तुम्हारे हाथ को जला देगा, दूसरे भी कुछ न कुछ रिएक्शन कर देंगे, इसीलिए ऐसा मत करना। ये जस्ट मैंने एग्जांपल दिया कि जैसे सब्जी सॉफ्ट है तो हम चाकू से उसको काट देते हैं, सिमिलरली इन मेटल्स को चाकू से काटा जा सकता है बिकॉज दे आर सॉफ्ट मेटल। तो सॉफ्ट मेटल का मतलब ये है। फर्दर इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। कहने का मतलब ये है कि मेल्टिंग पॉइंट को क्या होता है, तो कोई सॉलिड जिस टेम्परेचर पे मेल्ट होना स्टार्ट होता है वो उसका मेल्टिंग पॉइंट है। जैसे आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 0 डिग्री सी पे आइस मेल्ट हो जाता है और 0 डिग्री सी पे आइस फ्रीज हो जाता है। ये बात समझ लो। तो ये क्या हुआ कि जिस टेम्परेचर पे कोई सॉलिड मेल्ट करेगा उसको हम उसका मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। उस एलिमेंट का या उस कंपाउंड का हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। और जिस टेम्परेचर पे वो बॉयल करता है उसको हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो जैसे वाटर कितने पे बॉयल करता है? तो 100 डिग्री सी पे। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी है, मेल्टिंग पॉइंट आइस का 0 डिग्री सी है और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सी है। मैं समझता हूँ कि तुम्हें ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब ये जो सॉफ्ट मेटल है इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो है, कम है। अब जब हम इनका पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो हम वहाँ पे इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को जानेंगे कि किसका कितना है। पर इन जनरल इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। ये एक प्रॉपर्टी हो गई इसकी कि इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो है। दूसरा प्रॉपर्टी इसका है कि लो आयोनाइजेशन एनर्जी। अब सपोज कर लो कि तुम आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हो, तो कोई तुम बड़े उदार हो, तुमसे कोई आता है मांग देता है, तुम उसको फट दे देते हो। कोई बड़ा कठोर है, कितना भी कोई मांगे तो नहीं देगा, क्योंकि वो कठोर है। अब दोनों की प्रवृत्ति में फ़र्क हुई। तो ये जो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है वो कैसे होगा, तो उसके लिए कुछ अच्छा। तो अब तुमने क्या किया, जब तुमने किसी से कुछ मांगा तो मांगना क्या हुआ, एक प्रक्रिया हुई कि तुमने मांगा तो दिया ना। वो अपने आप से खैरात तो नहीं बांट रहा था कि तुम गए और तुम्हें मिल गया।
अगर तुम गए तो तुमने हाथ पसारे तभी तो मिले। कहने का मतलब कि कुछ न कुछ एनर्जी तो तुम्हें वहाँ भी लगाना पड़ा, उसके बाद ही तुम्हें वो वस्तु या वो पैसे या वो चीज़ तुम्हें मिली। तो वैसे ही अगर हम किसी एलिमेंट का जो एटम है उससे इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं तो हमें कुछ एनर्जी लगानी होती है, और उस एनर्जी के एवज में हम उसका इलेक्ट्रॉन नोच कर लेते हैं, नॉच आउट कर लेते हैं, मीन्स उससे निकाल लेते हैं, छीन लेते हैं। तो ये जो एनर्जी कही जाती है दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। अब जो जितना इजीली दे देगा, रेडीली दे देगा, इसका मतलब कि जो जितने कम एनर्जी पे अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा वही उसका आयोनाइजेशन एनर्जी है। तो ये जितने एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इसका आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होता है, लो होता है, लो आयोनाइजेशन एनर्जी। थर्ड क्या है? थर्ड इसका ये है कि दे लॉस इलेक्ट्रॉन रेडीली, 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्स्ट ग्रुप एंड 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेकेंड ग्रुप। अब एस ब्लॉक में 2 ग्रुप हैं तुम्हारे पास, ये है फर्स्ट ग्रुप, ये है सेकेंड ग्रुप। इस ग्रुप से जब तुम इलेक्ट्रॉन लोगे तो 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इस ग्रुप से जब तुम इलेक्ट्रॉन लोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, क्योंकि अब जो तुम्हारा लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे है, और जो आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है वही तो तुम्हें मिलेगा। उसके बाद इनर अगर चाहते हो तो तुम्हें और एनर्जी लगानी होगी, पर उसकी बात हम कर ही नहीं रहे, हम तो आउटर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो इसका क्या होगा? इसका जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो कम है। इसका मतलब कि इस ब्लॉक के एलिमेंट की टेंडेंसी है कि वो तुम्हें इजीली रेडीली इलेक्ट्रॉन दे देगा, थोड़े से एनर्जी खर्च करोगे दे देगा, वो उदार है इलेक्ट्रॉन देने में। तुम मांगोगे और दे देगा, मांगने वाली बात नहीं है, पर तुम थोड़े से एनर्जी लगाओगे तो तुम्हें इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। तो ये इसका मतलब ये हुआ। नेक्स्ट है कि दे आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स एंड द रिएक्टिविटी इंक्रीज गोइंग डाउन इन द ग्रुप। अगर तुम ग्रुप में जाओगे तो इनकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, बढ़ती है, और ये बड़े ही रिएक्टिव मेटल्स हैं। तुम ये समझ लो कि अगर सोडियम, पीछे भी मैं बता चुका हूँ कहीं पे, कि सोडियम को लैब में केरोसिन ऑयल में डुबा के रखा जाता है। अगर तुम अपने हाथ पे सोडियम को ऐसे रखोगे तो तुम्हारे हाथ को वो जला देगा। क्यों जला देगा? क्योंकि बहुत रिएक्टिव है। सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड तुम अपने हाथ पे रखोगे तुम्हारे हाथ को जला देगा, क्योंकि बहुत रिएक्टिव है। रिएक्टिव होने का मतलब कि वो फटाफट एक्शन में आएगा, रिएक्शन करेगा, एक्शन में आएगा, रिएक्शन होगा। अब परिणाम उसका अच्छा तो होगा नहीं, एनर्जी निकलेगी तो तुम्हारा हाथ बर्न हो जाएगा। तो ये जो एलिमेंट्स हैं एस ब्लॉक के, दे आर वेरी वेरी रिएक्टिव, और वो जब ग्रुप में तुम डाउन में जाओगे तो वो बढ़ता जाता है उसकी रिएक्टिविटी। ये जो है ये क्या है कि ये एलिमेंट्स प्रीडोमिनेंटली आयोनिक होते हैं, मीन्स ये आयोनिक ज़्यादा होते हैं, एक्सेप्ट बेरिलियम। बेरिलियम का बिहेवियर थोड़ा अलग होता है, वो कोवेलेंट भी शो करता है, इतना इजीली वो इलेक्ट्रॉन भी नहीं देता है, लेकिन बाकी जितने एलिमेंट्स हैं वो इलेक्ट्रॉन इजीली दे देते हैं, और ये आयन फॉर्म करने में प्रीडोमिनेंस रखते हैं। तुमने चाहा नहीं और उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया और आयोनाइज हो गया। इसका मतलब कि दे आर प्रीडोमिनेंट टुवर्ड्स देयर आयोनिक कैरेक्टर। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट गिव्स कलर इन फ्लेम टेस्ट। अब देखो फ्लेम टेस्ट क्या होता है कि अगर जैसे सोडियम क्लोराइड है या पोटेशियम क्लोराइड है या कैल्शियम का क्लोराइड है, तो तुम प्लैटिनम वायर लेते हो और उसके टिप्स पे जो तुम्हारा फ्लेम है, बर्नर का फ्लेम है, उस पे अगर तुम इसके सॉल्ट को वाटर में डिजॉल्व करा के उस पे रखोगे
प्लैटिनम वायर पे, और फिर इस लूप को जो तुमने उसमें डिप कर रखा है सॉल्ट सॉल्यूशन में, उसको जैसे तुम फ्लेम पे रखोगे तो तुम्हें वहाँ पे फ्लेम से इतर अलग एक कलर दिखेगा। कैसा दिखेगा? तो सोडियम यदि है तो येलो कलर दिखेगा, पोटेशियम अगर है तो क्रिम्सन दिखेगा, और कैल्शियम है तो ब्रिक रेड दिखेगा। तो वही बात ये कह रहा है कि इस ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो फ्लेम टेस्ट में अपना अपना अलग अलग कलर शो करते हैं। सारे नहीं शो करते, कुछ उसमें से शो करते हैं, पर शो करते हैं। कौन से क्या शो करेंगे? 3 का मैंने तुम्हें बता दिया कि सोडियम येलो कलर गोल्डन येलो शो करेगा, पोटेशियम क्रिम्सन कलर शो करेगा, और कैल्शियम ब्रिक रेड कलर शो करेगा। ये कलर टेस्ट जब तुम केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में सॉल्ट टेस्ट करोगे तो उस टाइम ये काम आएगा। तो ये इसका एक प्रॉपर्टी हुआ एस ब्लॉक एलिमेंट का। फिर दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? तो तुम जाओ, हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन के कुछ क्लासेज लिए हुए हैं, उसमें समझो, हमने उसको समझाया हुआ है, बहुत अच्छी तरह समझाया है। अगर तुम उस लेक्चर को पढ़ोगे तो तुम्हें पता पड़ जाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो अपना इलेक्ट्रॉन फट से दे दे, वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो ये जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं दे इजीली गिव इलेक्ट्रॉन, इसीलिए दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ज़्यादा डिटेल में जाना है तो रेडॉक्स वाले चैप्टर को सुनो, वीडियो को देखो, YouTube पे ही है, ये काम तुम्हारा है। These elements are very good conductor of heat and electricity। अब दिन में तुम फील करोगे जब गर्मी होता है तो टीन या चदरा या आयरन जो मेटेलिक सब्सटेंस होता है वो हॉट हो जाता है, तुम उसमें हाथ नहीं लगा सकते। और जब ठंड का महीना होता है तो तुम उसमें हाथ लगाओगे तो लगेगा कि करंट लग गया, इतना ठंडा हो जाता है। ये क्या है? दिस इज कंडक्टिविटी ऑफ हीट, कि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जब सन रेज मिला तो हॉट हो गया, जब टेम्परेचर डाउन हो गया तो कोल्ड हो गया। सिमिलरली जब कहीं बिजली की आग लगती है या बिजली का करंट फैलता है या कोई टच हो जाता है तो तुम्हें कहा जाता है कि लकड़ी का यूज़ करो, रॉड का यूज़ मत करो, आयरन रॉड या मेटल का यूज़ मत करो। क्यों? क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन पास होता है। जो तुम्हारी बिजली की वायर होती है क्या होता है? एल्युमिनियम का वायर होता है, कैटनरी वायर होता है, कॉपर कैडमियम होता है, कॉपर का वायर होता है। तो ये तुम्हें बता रहा है कि ये जो एस ब्लॉक एलिमेंट है दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हमने तुम्हें इन जनरल एस ब्लॉक एलिमेंट की प्रॉपर्टी बता दी। अब हम पी ब्लॉक की बात करते हैं। क्या पी ब्लॉक में क्या मिलेगा हमें, इसकी प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं। ये है कहाँ से कहाँ तक? तो ये 13 से लेके ग्रुप नंबर 13 से लेके 18 तक है। पीरियड इसका 1 to 7 है, वहाँ तक के एलिमेंट्स मिलते हैं। अब चाहे जितने मिलें जो मिलें पर मिलते हैं। अब इनको हम पी ब्लॉक का एलिमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो पी ऑर्बिटल में एंटर करता है और वहाँ जाके एकोमोडेट होता है, इसीलिए हम इसको पी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। ये तुम जान चुके हो पीरियडिक टेबल के थ्रू, इसीलिए उसको रिपीट करने का फ़ायदा नहीं है। तो ये पी ब्लॉक एलिमेंट हो गए। तो इनका फिर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा? तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन NS2 NP1 to 6 होगा। N इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये 1 हो सकता है, ये 2 हो सकता है, पर फर्स्ट ऑर्बिट में p ऑर्बिटल नहीं होता, इसीलिए वो तो ठीक नहीं होगा कहना।
तो यहाँ 2 से n इज इक्वल टू 2 से ये स्टार्ट होता है। सेकेंड पीरियड से p ब्लॉक एलिमेंट का स्टार्ट होता है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में एंटर कर जाता है और 1 बाय 1 p ऑर्बिटल को फिल करता रहता है। उसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट हो सकते हैं। तो ये जो 6 एलिमेंट्स होंगे उसको हम p ब्लॉक एलिमेंट्स बोलेंगे। वो अलग अलग ग्रुप में जाएंगे। जहाँ पे P1 होगा वो 13th ग्रुप होगा, जहाँ पर P2 होगा वो 14th ग्रुप होगा, जहाँ पे P3 होगा वो 15th ग्रुप होगा, P4 वाला 16th ग्रुप होगा, P5 वाला 17th ग्रुप होगा और P6 वाला 18th ग्रुप होगा, इनर्ट गैस होगा। तो ये हो गया इसका P ब्लॉक का परिचय। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन NS2 NP126 होगा। हमारा पीरियडिक टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पे बेस है, बोर के थ्योरी पे बेस है, इसीलिए इसको समझने में ज़्यादा दिक्कत या परेशानी नहीं है। अब P ब्लॉक एलिमेंट तो तुम्हारे हाथ आ गया। इसमें ये सारे के सारे P ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। इसके प्रॉपर्टी के बारे में भी हम जान लेते हैं। इनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, इनका जनरल प्रॉपर्टी क्या होगा। तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो तुमने जान लिया। अब इसका दूसरा ये है कि अगर तुम अगले प्रॉपर्टी की बात करोगे तो द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ P ब्लॉक एलिमेंट्स आर रिलेटिवली मोर देन दैट ऑफ S ब्लॉक एलिमेंट। इसका जो आयोनाइजेशन इंथैल्पी होगा इस ग्रुप के, इस ब्लॉक के एलिमेंट का, वो रिलेटिवली S ब्लॉक से ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? तो अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं। क्या हो रहा है, सेम ऑर्बिट में ये S1 और 2 वाला तो यहाँ ख़त्म हो गया। अब सेम ऑर्बिट में P वाला इलेक्ट्रॉन भी आ गया। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं सेम ऑर्बिट में। तो क्या होगा, न्यूक्लियस के साथ उसका अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ गया। इसीलिए आयोनाइजेशन एनर्जी P ब्लॉक एलिमेंट का S ब्लॉक एलिमेंट से ज़्यादा होगा। और जब तुम किसी पीरियड में जाओगे तो लेफ़्ट टू राइट ये इंक्रीज होगा, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगा। ये आयोनाइजेशन एनर्जी की बात बता रहा हूँ। अभी इसको आगे और ज़्यादा डिटेल में बताऊँगा। तो यही बात यहाँ पे कही गई कि P ब्लॉक एलिमेंट का जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगा दैट विल बी मोर देन दैट ऑफ S ब्लॉक एलिमेंट। अब ये जो P ब्लॉक एलिमेंट्स है इसमें तुमने देखा कि S ब्लॉक एलिमेंट्स सारे के सारे क्या थे, तो फिक्स वैलेंसी शो करते थे। मीन्स फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते थे। क्यों शो करते थे? तो एक ही इलेक्ट्रॉन है वो गया तो एक ही होगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 1 ही होगा। अगर सेकेंड ग्रुप है तो 2 इलेक्ट्रॉन गया तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2 ही होगा, प्लस 2 ही होगा। उसमें वैरी नहीं करेगा कि 1 गया और 1 बचा हुआ है, नो, क्योंकि इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम है। पर ये P ब्लॉक एलिमेंट में तुम्हें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स मिलेंगे, जैसे फास्फोरस है, आर्सेनिक है, ढेर सारे एलिमेंट्स तुम्हें ऐसे मिलेंगे इस ग्रुप के जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग कंपाउंड्स में अलग अलग होता है। क्यों होता है वो हम जब इसके पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे उस टाइम उसकी बात करेंगे। अभी तो बस इतना समझ लो कि S ब्लॉक से ये थोड़ा अलग बिहेवियर शो करता है। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी वेरिएबल होता है, जो कि S ब्लॉक एलिमेंट में नहीं हो रहा था। फिर फर्दर इसका जानो तो इसका ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर ऑफ दिस ग्रुप एलिमेंट इंक्रीजेज इन ए पीरियड फ्रॉम। अब ये देखो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी क्या होता है, फिर तुम्हें रेडॉक्स रिएक्शन में जाना पड़ेगा।
वहाँ मैं तुम्हें बता चुका हूँ, इसीलिए उसको वहाँ जाके समझो। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ये होता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन इजीली ले लेता है तो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा। एस ब्लॉक एलिमेंट क्या कर रहा था, दूसरे को रिड्यूस कर रहा था, अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा था इजीली, वो इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट था। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसका जस्ट अपोजिट है, ये छीनता है, स्नैच करता है, नॉच करता है। तो ये क्या करता है कि दूसरे का इलेक्ट्रॉन अपनी ओर ज़्यादा अट्रैक्शन के साथ लाता है, इसीलिए इसका जो ये क्या है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी वो ज़्यादा है। एस ब्लॉक एलिमेंट में ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी नहीं है, यहाँ पे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है और इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है, मीन्स ये दूसरे से इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है। डिटेल के लिए रेडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर में जाओ, उसको पढ़ो, सुनो, समझो, आसानी होगी। यहाँ तो इतना बताना काफ़ी है। तो ये लेफ़्ट टू राइट जाओगे तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी बढ़ेगी, इनर्ट गैस पे जाके 0 हो जाएगा। तो कहाँ से कहाँ तक बढ़ेगा, 13 to 17 पीरियड में 13th ग्रुप से 17th ग्रुप में जाओगे, लेफ़्ट टू राइट जाओगे तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी बढ़ेगा। इधर से इधर लेफ़्ट टू राइट जाओगे तो बढ़ेगा, पर जब डाउन में जाओगे तो ये लेस होगा। टॉप टू बॉटम जाओगे तो लेस होगा, बॉटम टू टॉप जाओगे तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी बढ़ेगा। ये हुआ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे क्या थे, ये सारे के सारे इस ब्लॉक एलिमेंट्स मेटल्स थे। क्या थे, मेटल्स थे। यहाँ तुम्हें तीनों तरह के एलिमेंट्स मिलेंगे, नॉन मेटल मिलेंगे, ये वाला ग्रुप सारा नॉन मेटल है। फर्स्ट पीरियड सारा नॉन मेटल है, सेकेंड पीरियड में एल्युमिनियम मेटल है, सिलिकॉन नॉन मेटल है, ये 4 नॉन मेटल हैं। गैलियम, जर्मेनियम मेटलॉइड है। तो ये तुम्हें क्या मिलेगा, इसमें तुम्हें खिचड़ी मिलेगी। खिचड़ी इन द सेंस कि मेटल भी मिलेगा, मेटलॉइड भी मिलेगा, नॉन मेटल भी मिलेगा। तीनों तरह के एलिमेंट्स तुम्हें पी ब्लॉक में मिलेंगे। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी तुम्हें बता दी, आयोनाइजेशन एनर्जी बता दी, जनरल कन्फिग्रेशन बता दिया। अब हमारे पास पी ब्लॉक के बाद ये वाला जो हिस्सा है वो डी ब्लॉक का है। डी ब्लॉक इसको क्यों बोलेंगे, सोचो। डी ब्लॉक इसको इसलिए बोलेंगे, ये 3rd ग्रुप से स्टार्ट होता है, 12th तक जाता है। इसके बारे में तुम्हें मेनलीफ में भी बता चुका हूँ, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल में भी बता चुका हूँ। अब क्या है कि अब ये डी ब्लॉक इसलिए बना कि इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाता है, तो डी ऑर्बिटल में जाता है। कहाँ जाता है, डी ऑर्बिटल में जाता है, इसीलिए ये डी ब्लॉक एलिमेंट हो गया। और ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहाँ जाएंगे, तो डी ऑर्बिटल में, चाहे उनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कुछ भी हो, पर जाएंगे कहाँ, तो डी ऑर्बिटल में। अब ये मिलेगा हमें कहाँ से, तो सेकेंड पीरियड में तो होता नहीं डी, क्योंकि सेकेंड ऑर्बिट में डी ऑर्बिटल नहीं होता। 3rd ऑर्बिट में डी ऑर्बिटल होता है, पर वहाँ मिलेगा नहीं, क्योंकि 3D की एनर्जी 4s से ज़्यादा होती है, इसीलिए ये हमें 4th पीरियड से मिलता है। कहाँ से मिलता है, 4th पीरियड से। 1 2 3 4, तो ये 4th पीरियड से हमें डी ब्लॉक एलिमेंट मिलता है। 4th 5th 6th 7th तक ये जाता है। इतने हमारे पास डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं। इसमें 10 एक पीरियड में है, इसमें 10 है, इसमें 10 है, इसमें 10 है, इससे इधर 10 तो है, पर वो ट्रांसम्यूटेड एलिमेंट्स हैं, इसलिए हम उसकी बात नहीं करते। अब इसका प्रॉपर्टी क्या होगा, जैसे तुमने 2 ग्रुप का प्रॉपर्टी, 2 ब्लॉक का प्रॉपर्टी जान लिया,
कि उनके प्रॉपर्टीज़ क्या थे, वैसे ही इसका भी तो प्रॉपर्टी होगा कुछ। डी ब्लॉक एलिमेंट का भी तो कुछ जनरल प्रॉपर्टी होगा। तो क्या होगा? सबसे पहले तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन समझो। तो क्या है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन? तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका n-1d 1 to 10 ns1 to 2, अर्थात n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दिस इज पेनल्टीमेंट क्वांटम नंबर, मतलब n से एक कम है। दिस इज s ऑर्बिटल, इसमें या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा या 2 होगा, इसमें 1 to 10 होगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना तुम जान चुके हो, इसीलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हुआ। अब इसकी प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं। तो ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक था। अब एस ब्लॉक एलिमेंट वो भी मेटल है, ये भी सारा का सारा मेटल है, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है तो समझ लो। वो सॉफ्ट मेटल था। एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स थे दे वेयर सॉफ्ट मेटल्स, उनकी प्रॉपर्टी अलग थी, इसकी प्रॉपर्टी अलग है। ये क्या है? दे आर हार्ड, malleable and ductile metals having high melting point and boiling point। उनसे शार्प डिफरेंस है। ये सॉफ्ट नहीं है, हार्ड है। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो नहीं है, हाई है। वो सॉफ्ट था, ये हार्ड है। ये वो मैलिएबल और डक्टाइल की प्रॉपर्टी उसमें कम थी। ये मैलिएबल भी है, डक्टाइल भी है। तुम जितना मर्जी इसका लंबा और पतला वायर खींच सकते हो, इसको जितना चाहो पीट सकते हो, इसका तुम प्लेट बना सकते हो, उसका नहीं बनेगा, क्योंकि उसकी ये प्रॉपर्टी उतनी नहीं है जितनी कि इसकी है। तो ये इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी हुआ कि दीज आर मैलिएबल एंड डक्टाइल्स हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, हार्ड इन नेचर। उसको तुम चाकू से काट सकते थे, इसको तुम चाकू से नहीं काट सकते, तो हार्ड हो गया ना। देयर ऑक्सीडेशन enthalpies are in between the S block and P block elements। अब ऑक्सीडेशन एंथैल्पीज तुम जान चुके हो, मीन्स आयोनाइजेशन। इसका जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगा, वो क्या होगा? तो S ब्लॉक और P ब्लॉक के बीच में ये आता है। ये S ब्लॉक है, ये P ब्लॉक है। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे वही है कि ये दोनों के बीच में इसका ये आएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट भी इसका वेरिएबल होगा, इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी वेरिएबल होगा, मीन्स दोनों के बीच का होगा। तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में बताया। ये क्या होगा? तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच का होगा। दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो कर रहा था, पर पी ब्लॉक में ये चीज़ तुम्हें मिल रही थी कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स था। सिमिलरली इसमें भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स मिलता है। दे फॉर्म आयोनिक एज वेल एज कोवैलेंट कंपाउंड्स। पी ब्लॉक एलिमेंट जितने हैं वो कोवैलेंट कंपाउंड बनाते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट सारे के सारे आयोनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। ये इन बिटवीन है, तो इसलिए ये क्या करेगा? ये कोवैलेंट कंपाउंड भी बनाएगा और आयोनिक कंपाउंड भी बनाएगा और बनाता है। तो इसके एक प्रॉपर्टी में ये आ गया कि दे फॉर्म आयोनिक एज वेल एज कोवैलेंट कंपाउंड्स। फर्दर क्या था कि इसके जो कंपाउंड्स होते हैं वो व्हाइट होते हैं या कलरलेस होते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स के जो कंपाउंड होंगे वो या तो व्हाइट होंगे या कलरलेस होंगे। तुम देख लो, धोबन सोडा, कपड़े धोने का सोडा, जो नमक खाते हो सोडियम क्लोराइड, ये सारे के सारे क्या हैं? व्हाइट हैं। इसको तुम कलरलेस भी कह सकते हो। पर वहीं पे तांबे का बर्तन तुम देखते हो क्या होता है? वो ब्लूइश होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें कॉपर है। कौन बना? कॉपर का कार्बोनेट बना।
अगर क्लोराइड बनेगा तो ब्लूइश ग्रीन होगा। ये तुम्हें जस्ट आयरन है, जैसे रस्टेड होता है तो ब्राउनिश हो जाता है। देख लो, ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो यही बात ये कह रहा है कि जहाँ पे एस ब्लॉक के एलिमेंट्स वाइट या कलरलेस होते हैं, वहीं पे इसके जो एलिमेंट्स होते हैं कलर्ड होते हैं। और जब मैग्नेटिक टेस्ट किया जाता है तो इनके जो कंपाउंड्स होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं। पैरामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ये पीछे बता चुका हूँ, इसीलिए उस लेक्चर को देखो। तो ये पैरामैग्नेटिक होता है इसका कंपाउंड और कलर्ड होता है। दे फॉर्म कलर्ड कॉम्प्लेक्सेज। ये जो एस ब्लॉक एलिमेंट है ये कॉम्प्लेक्सेज नहीं बनाता। अब कॉम्प्लेक्सेज का मतलब ये है ये नॉर्मल कंपाउंड्स नहीं होते, इसमें कई तरह के रेडिकल्स आके अपने आप को फ्यूज कर देते हैं और फ्यूज करके एक नया कंपाउंड बनाते हैं, उसको हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं, जो तुम 12th में पढ़ोगे। तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं बनाते, जबकि वो भी मेटल है, ये भी मेटल है, पर इसकी प्रॉपर्टी उससे अलग है। ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, ये कलर्ड कंपाउंड बनाता है, इसके कंपाउंड पैरामैग्नेटिक होते हैं। एस ब्लॉक का एलिमेंट ये सब नहीं होता है। फर्दर ये जो डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है ये एज कैटलिस्ट काम करता है। कैटलिस्ट क्या होता है? तो किसी भी रिएक्शन के बीच में वो पार्ट प्ले नहीं करता, डज नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, बट आइदर एक्सीलरेट द रिएक्शन और डी-accelerate the reaction. There will be no change in the catalyst. This will just facilitate the table of the reaction. रिएक्शन के लिए एक बस प्लेटफॉर्म देगा, ये उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ना ही इसमें अपना कोई चेंजेस होगा, पर रिएक्शन को या तो बढ़ा देगा या घटा देगा। ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है। ये एस ब्लॉक एलिमेंट में नहीं होता, ये पी ब्लॉक एलिमेंट में नहीं होता, ये केवल डी ब्लॉक एलिमेंट में होता है। ये फिर क्या है कि ये मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप फॉर्म एलोआइज। अब तुम कांसा देखते हो, मतलब कांसा देखते हो, पीतल देखते हो, ये क्या है? ये एलोआइज है। स्टील के बर्तन देखते हो, ये क्या है? ये एलोआइज है। स्टील आयरन और कार्बन का एलोआइज है। ब्रास, पीतल, कॉपर और जिंक का एलोआइ है। कांसा, उसमें टीन भी मिला हुआ है। गन मेटल, उसमें परसेंटेज ऑफ टीन और साथ में लेड, कॉपर एंड जिंक है। तो ये क्या है? ये एलोआइज बनाते हैं। एलोआइज की प्रॉपर्टी जो ओरिजिनल मेटल है उससे अलग हो जाता है। तो इसका मतलब कि इनके एलोआइज बनाने से हमारे पास वेराइटीज ऑफ मेटल्स आ गए। अदरवाइज गिने चुने मेटल्स होते, कॉपर होता, आयरन होता, ये मैंगनीज होता, वेनेडियम होता, जो हैं वही रहते, या फिर एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट इतना रिएक्टिव है कि वो हमारे लाइफ के बाकी कामों में यूज नहीं हो पाता। ये यूज होते हैं, होते रहे हैं। तो इनकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये फर्दर अपने प्रॉपर्टी को एक्सटेंड करते हैं, एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाते हैं, जिसको हम इन मेटल्स का एलोआई बोलते हैं। तो ये एलोआई फॉर्मेशन भी करते हैं। अब डी ब्लॉक एलिमेंट में थोड़ा फर्क क्या है? ये डी ब्लॉक एलिमेंट में ये वाला जो ग्रुप है, जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये अपने डी ब्लॉक से थोड़ा हट के प्रॉपर्टी शो करता है। रखा गया है इसको डी ब्लॉक में, पर इसके भी जो कंपाउंड्स बनते हैं वो कलरलेस होते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट के जो कंपाउंड्स होते हैं वो कलरलेस होते हैं। तो फिर इसको एक उठा के यहाँ से यहाँ ले जाओ, यहाँ कोई जगह नहीं है।
रहना तो इसको यहीं पड़ेगा, इसलिए इसको यहीं रखा गया है, पर इसका बिहेवियर, इसका कैरेक्टरिस्टिक थोड़ा अलग है। क्या अलग है? तो ये कंपाउंड्स जैसे एस ब्लॉक के एलिमेंट्स बनाते हैं कलरलेस, वैसा ही बनाता है। थोड़ा बिहेवियर इसका अलग है, कैरेक्टरिस्टिक अलग है। वो इसलिए है कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो डी ब्लॉक के बाकी एलिमेंट से थोड़ा डिफरेंट है, इसीलिए ये ऐसा प्रॉपर्टी शो करता है। तो तुमने डी ब्लॉक के बारे में भी जान लिया। अब हमारे पास बचा क्या? तो एफ ब्लॉक एलिमेंट। अब एफ ब्लॉक एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या है? तो ये समझो, एफ ब्लॉक एलिमेंट की प्रॉपर्टी ये है कि ये भी इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक जो है, जनरल वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? तो n-2 F1 to 14, n-1 D0 to 0 to 1 NS2, ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। लास्ट इलेक्ट्रॉन F में जाता है, F ऑर्बिटल में, इसीलिए इसको हमने F ब्लॉक एलिमेंट कहा। ये लैंथेनम से स्टार्ट होता है, लैंथेनम के बाद है, इसीलिए इसको हम लैंथेनाइड्स बोलते हैं। इसमें 14 एलिमेंट्स हैं। ये वाला सीरीज एक्टिनियम के बाद स्टार्ट होता है, इसलिए इसको हम एक्टिनाइड्स बोलते हैं। और अब ये दो जो सीरीज है ये हमारा क्या है? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है। अब इनकी प्रॉपर्टी क्या है? वहाँ पे एस ऑर्बिटल की वजह से सारे प्रॉपर्टीज था, यहाँ पे पी ब्लॉक एलिमेंट में पी ऑर्बिटल की वजह से प्रॉपर्टीज था, यहाँ पे डी में, डी ब्लॉक में डी ऑर्बिटल की वजह से, डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन की वजह से प्रॉपर्टीज था। अब हम आ गए एफ ब्लॉक में, इसमें एफ ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन की वजह से इसकी प्रॉपर्टी है। तो है क्या? लेकिन इसमें डी भी थोड़ा पार्ट प्ले कर रहा है, एस कोई पार्ट प्ले नहीं कर रहा। जिंक में तुमने देखा कि डी बिल्कुल ही पार्ट प्ले नहीं कर रहा है, इसीलिए एस वाला कैरेक्टरिस्टिक आ गया। यहाँ पे थोड़ा डी भी पार्ट प्ले कर रहा है और एफ तो कर ही रहा है, एस इसमें कोई पार्ट प्ले नहीं कर रहा, इसीलिए इसकी प्रॉपर्टी यहाँ से तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। पी इसमें है ही नहीं, इसलिए इसकी प्रॉपर्टी यहाँ से नहीं मिलेगी। इसकी प्रॉपर्टी अगर मिलेगी तो डी से मिलेगी या इसकी अपनी प्रॉपर्टी होगी। तो ये हमारा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है। अब इसमें क्या क्या होता है तो देखो, दे आर हैवी मेटल्स, ये मेटल थे, ये भी मेटल है, ये लाइट मेटल भी थे, लाइट मेटल नहीं थे, इस वाले मेटल से ये हैवी थे, लेकिन इससे भी हैवी मेटल्स ये हैं। एफ ब्लॉक वाले जो एलिमेंट्स हैं दे आर heavy metals. Then D block elements. Generally they are having high MP and BP. इसका भी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई था, इसका भी मेल्टिंग पॉइंट और F ब्लॉक एलिमेंट का भी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई है। दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा था डी ब्लॉक वाला। पी ब्लॉक वाला भी शो कर रहा था। सिमिलरली एफ ब्लॉक वाला एलिमेंट्स भी हमारे को वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करता है, देता है। ये इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक है। जब तुम मेटल्स पढ़ोगे तो उस टाइम ये डिटेल में बताया जाएगा तुम्हें। देयर कंपाउंड्स आर जनरली कलर्ड। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो कंपाउंड्स थे वो क्या थे? कलर्ड थे, पैरामैग्नेटिक थे। ये जो एलिमेंट्स हैं एफ ब्लॉक के वो मेटल्स हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं और वो भी कलर्ड होते हैं। दे हैव हाई टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं दे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जो तुम 12th में पढ़ोगे। पर उससे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की होती है।
इसमें लेंथेनाइड वाला और एक्टिनाइड वाले में लेंथेनाइड वाला तो मेटल है, एक्टिनाइड वाला भी मेटल है, पर उसमें एक नई प्रॉपर्टी जुड़ गई है कि दे आर न्यूक्लियर एलिमेंट्स। वो क्या हैं कि वो न्यूक्लियर प्रॉपर्टी शो करते हैं, रेडियो एक्टिव, दे आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। क्या हुआ, ये डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक से बिल्कुल ही डिफर हो गया कि इस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या करते हैं, तो ये इस प्रॉपर्टी को भी शो करते हैं। किस प्रॉपर्टी को शो करते हैं, तो दे आर रेडियो एक्टिव। तो ये हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक तुम्हें चारों ब्लॉक के एलिमेंट्स का बता दिया। जहाँ जो ज़रूरत थी हमने एक्सप्लेन किया, जहाँ पे मैं बता चुका हूँ इसके लिए तुम्हें रेडॉक्स रिएक्शन देखने को बोला, पीरियडिक टेबल के पीछे लेक्चर देखने को बोला। तो ये तुम्हें देखना पड़ेगा, एक ही लेक्चर में सब चीज़ को एकोमोडेट नहीं किया जा सकता। तो तुम वहाँ जाओ, देखो, यूट्यूब पे ही है वो भी। और अगेन रिपीट करता हूँ कि लेक्चर वीडियो जो देखते हो उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करो। थैंक्स।